हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेज लॉ और इलेक्ट्रिक डायपोल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपके लिए आज का सेशन बेनिफिशियल हो और साथ ही आपको कुछ अच्छा, कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है बेटा, पीवाईक्यू सॉल्व करने से ही हमारा कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होता है और पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन का एक जरूरी एलिमेंट है, वो अपने को हर हालत में कंप्लीट करना ही चाहिए। इसलिए हमारा एफर्ट है कि आप हमारे साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए जेईई मेंस के। ओके, देखते हैं कि आपके लिए ये क्वेश्चन किस तरह से वर्क करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 point चार्जेस Q1 equals to √10 microcoulomb and Q2 equals to -25 microcoulomb are placed on x-axis at x equals to 1 meter and x equals to 4 meter respectively. The electric field at a point y equals to 3 on y-axis. Okay, मतलब हमें क्या गिवन है, यहाँ पर ये मान लो y-axis है और ये x-axis है। y-axis पर 3 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट प्लेस्ड है, लेट अस सपोज P, और एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस पर एक चार्ज प्लेस्ड है √10 माइक्रोकूलम और 4 मीटर डिस्टेंस पर चार्ज प्लेस्ड है -25 माइक्रोकूलम। ओके, अब हमें ये देखना है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पर प्लस √10 माइक्रोकूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, तो वो चार्ज से अवे होगा और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट, तो ये हो जाएगा E1 का डायरेक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसी तरह, अच्छा इस एंगल को मैं θ1 मार्क कर लेता हूं। इसी तरह -25 माइक्रोकूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द चार्ज, और इसे मैं E2 मार्क कर लेता हूं। ये वाला जो एंगल है ये मान लो θ2 है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, जिस पर यहाँ θ1 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इधर भी θ1 होगा और E1 का कंपोनेंट हमें दिखेगा E1 cos θ1। ऐसे ही E1 का वर्टिकल कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा E1 sin θ1। इसी तरह E2 के भी देखिए, यहाँ पर θ2 एंगल है तो अल्टरनेट एंगल ये भी θ2 होगा, और ऐसे ही E2 इस लाइन के साथ में कंपोनेंट बनाएगा E2 cos θ2, और ऐसे वर्टिकल लाइन में यहाँ पे रहेगा, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे क्लियर दिखे, और ये होगा E2 sin θ2। इस तरह से अब हमें यहाँ पे देखना है कि x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, तो देखिए x डायरेक्शन में E2 cos θ है और E1 cos θ1 है, लेकिन वो अपोजिट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E2 cos θ2 माइनस E1 cos θ1। इसी तरह EY इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए E1 sin θ अपवर्ड्स है और E2 sin θ डाउनवर्ड्स है, तो यहाँ पर आएगा E1 sin θ पॉजिटिव और माइनस E2 sin θ नेगेटिव, नीचे की तरफ है इसलिए। ठीक है, नेगेटिव y डायरेक्शन में। अब हमें E1 E2 cos θ1 cos θ2 sin θ1 sin θ2 का वैल्यू पुट करना है और यहाँ से Ex Ey मिलेगा, और वो Ex Ey इस फॉर्म में लिखेंगे जो कि पूछा है हमसे, E वेक्टर इक्वल्स टू Ex I कैप प्लस Ey j कैप। बस यहाँ से Ex Ey निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, देखिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं E1 कितना होगा। मैं E1 इधर लिख रहा हूं, आई होप आपको विजिबल है E1। तो E1 है √10 माइक्रोकूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि होगा K √10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। देखिए ये 3 है और देखो डिस्टेंस ये वाला 3 है और ये 1 डिस्टेंस है, हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा √3² + 1² जो कि बनेगा 10।
√10 और उसका स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा 10। ओके, आई होप आप ये बात क्लियर हुई होगी आपको। ये 3 ये 1, तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर डिस्टेंस का काम करेगा, जो कि होगा √10 और उसका स्क्वायर, तो 10 आ जाएगा। क्लियर। और इसको भी सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे हम लोग। देखिएगा यहाँ पर एक काम और करते हैं, E1 cos θ1 डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, इसको कंप्लीट यहीं पर ही सॉल्व करते हैं, फिर एक साथ वैल्यू पुट कर लेंगे। E1 cos θ1, E1 cos θ1, तो E1 cos θ1 ये है ना, E1 cos θ1, तो E1 आएगा K Q अपॉन R स्क्वायर, तो K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 डिवाइडेड बाय, देखिए Q का वैल्यू भी लिख लेते हैं, √10 इंटू 10⁻6, अब डिवाइडेड बाय लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखिए डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, √10 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10, और मल्टीप्लाइड विद, यहाँ पर देखो cos θ1 लिखा है ना, तो cos θ1 क्या होगा, cos इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे 1 अपॉन √10 आएगा, और √10 से √10 कैंसिल होगा, और यहाँ से 0 से 10⁹9 कैंसिल होगा, और 10⁻6 से इस कंप्लीट को सॉल्व करते हैं, तो E1 cos θ1 हमारे पास आ गया क्या, 9, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास E1 cos θ1 आ गया 9 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही हमें निकालना होगा E2 cos θ2, वो भी हम अभी निकालते हैं, E2 cos θ2। ओके, E2 cos θ2 निकालेंगे ना, तो यहां से देखो ये cos θ2 या ये वाला θ2 एंगल है, और इसका ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E2 9 इंटू 10⁻9 और चार्ज 25, डायरेक्शन पहले दिखा चुका हूं, अब माइनस नहीं लिखना, 10⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस देखो ये 3 है और ये टोटल 4 है, तो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा यहाँ पर 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ पर cos θ2, तो देखो यहाँ पर बेस कितना है 4, ठीक है ना, ये बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर 3 है, तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 5, तो 4/5 सॉल्व करेंगे, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 9। अब देखो 10⁻6 10⁻9 और -6, तो बचेगा 10⁻3। ओके, और 9 4 जा 36 इंटू, और देखो 5 को एक 10 से कट करेंगे 2 जाएगा, तो ये 36 इंटू 2 इंटू 10⁻2। आई होप आप समझे होंगे, ये हो जाएगा 72 इंटू 10⁻2, 72 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। 72 बेटा आप देख रहे होंगे, आई होप केयरफुली आप देखिए, 72 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो EX क्या आएगा, E2 cos θ क्या है 72, E2 cos θ क्या है, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, E2 cos θ यहाँ पर क्या है, देखिए E2 cos θ है 72 इंटू 10⁻2 और माइनस E1 cos θ1 कितना आया है 9 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। तो 72 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर हमें मिलेगा 63 इंटू 10⁻, यहाँ पर हमें मिलेगा देखिएगा 63, EX इक्वल टू 63 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। और ये कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आएगा 63 आई कैप। तो देखो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप E2 cos θ, ये देखिए आप EY भी निकाल के देखिएगा और यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपको ए ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, मैं बस थोड़ा टाइम आप बचाना चाहता हूँ, वीडियो का लेंथ थोड़ा कम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। आई होप आप इस बात को समझेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, देखिएगा गिवन है चार्जेस -q and +q located at A and B respectively constitute an electric dipole. Okay, distance AB equals to 2a, O is the midpoint of the dipole and OP is perpendicular to AB. Okay, a charge capital Q is placed at P where OP equals to y and y is very greater than 2a. The charge capital Q experiences an electrostatic force F
if Q is now moved along the equatorial line to P such that the OP dash equals to y by 3, force on Q will be closed to। देखो हमें क्या गिवन है, मैं आपको बताता हूं। एक डायपोल गिवन है, डायपोल गिवन है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पर कुछ सेपरेशन है, लेट अस सपोज सेपरेशन है 2a, ठीक है। और ये जो इक्वेटोरियल लाइन है डायपोल का, ये वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन, ओके। हमें डायपोल की वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है, कितना होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर होता है Kp अपॉन, जब डिस्टेंस बहुत बड़ा हो ए की कंपैरिजन में, तब हम लिखते हैं Kp अपॉन डिस्टेंस क्यूब। क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है कि मान लो कि एक बार तो हमने y डिस्टेंस पर चार्ज को रखा, तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे ना, तो K कैपिटल Q P अपॉन R क्यूब, और ये डिस्टेंस R जो ना इस बार y के फॉर्म में है, तो y क्यूब लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। आगे क्या बोल रहा है कि अब डिस्टेंस जो है ना कितनी कर दी है, y by 3 कर दी हमने, OP डैश, मतलब इस चार्ज कैपिटल Q को यहां पर पहले P पॉइंट पर था, अब P डैश पॉइंट पर ले आए। तो P डैश पॉइंट पर लेकर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि R कम हो गया, R कम हो गया, तो नया जो फोर्स लिखेंगे F डैश, तो वो लिखेंगे K चार्ज P डायपोल मोमेंट है, डिवाइडेड बाय y by 3 होल स्क्वायर। तो देखिएगा, तो यहां से आएगा 3 होल क्यूब आता है बेटा, तो 3 क्यूब होता है 27 ऊपर, 27 के क्यू पी अपॉन वाई क्यूब। तो ये जो वैल्यू है ये f की वैल्यू है, तो f डैश क्या आ जाएगा 27f, ये हमारा आंसर हो जाएगा 27f। ठीक है। तो करना क्या था, एक डायपोल है, डायपोल के किसी पॉइंट पर फोर्स पूछा है चार्ज पर, फिर उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस कम करके फोर्स पूछा है, और पूछा है कि प्रीवियस से नाउ फोर्स कितना होगा, 27f। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो डायपोल का ही क्वेश्चन है। क्या गिवन है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। मतलब क्या है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर चार्जेस प्लेस्ड है, ठीक है, ये डिस्टेंसेस एल एल है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, और यहां पर -2q चार्ज है, और हमसे पूछा है इसका डायपोल मोमेंट बताइए। तो देखो यहाँ -2q है, यहाँ प्लस q है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक यहाँ पर जो -2q है ना, उसको मैं 2 टुकड़ों में बांट लिया मैंने, यहाँ पर ऐसा मैंने डायग्राम इमेजिन करा, यहाँ पे -q चार्ज, और यहाँ पर +q चार्ज, और यहाँ पर +q चार्ज। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली 2 डायपोल्स है, ठीक है, 2 डायपोल्स है हमारे पास यहाँ पे, और एक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का डायपोल मोमेंट होगा इधर p वेक्टर, और सेकंड वाले का डायपोल भी इधर होगा p वेक्टर। क्लियर है। ओके, अब देखिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है। अब देखिएगा कि क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, एक वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो नेट जब हम निकालेंगे तो पी नेट आएगा √p² प्लस p² प्लस 2p इंटू p² और cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p²। तो p नेट यहाँ पर क्या आएगा, p नेट यहाँ पर आएगा p√3। p क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड विद डायपोल लेंथ। तो यहाँ पर p नेट अपने पास में क्या आएगा, p नेट आएगा q इंटू l √3। एक बात और अपने को देखनी है कि यहाँ पर नए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव y डायरेक्शन में आएगा, इसलिए यहाँ पर p नेट का वेक्टर फॉर्म में यदि लिखते हैं ना, तो p नेट वेक्टर आएगा यहाँ पर -QL√3 और j कैप। ये हमारा आंसर, ये देखिए -√3QL और j कैप, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा इसे। ये देखो बहुत इजी, ये तो आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन जेईई मेंस में पूछा है।
A charge capital Q placed at distance a by 2 above the center of the square surface of edge as shown in the figure. Okay. The electric flux through the square surface is. बहुत इजी है, देखो क्या है कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका साइड ए है, तो इस सरफेस से a by 2 डिस्टेंस पर चार्ज प्लेस्ड है, कौन सा, कैपिटल Q, और हमसे इस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करो, इस चार्ज को एनक्लोज करो। गॉसेस लॉ क्लोज सरफेस के लिए काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक क्यूब को इमेजिन करूंगा, और उसके अंदर हम इस चार्ज को एनक्लोज कर देंगे, और आप पाएंगे क्योंकि ये a/2 डिस्टेंस पर क्यू चार्ज है, तो इसका मतलब सेंटर पर है। सेंटर पर चार्ज यदि होता है तो क्यूब से टोटल फ्लक्स निकलता है गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग Q/ε0। ओके, और किसी एक फेस से कितना निकलेगा, देखो पूरे क्यूब से Q/ε0 निकला है, जिसके 6 फेसेस हैं, तो एक फेस से कितना निकलेगा, डिवाइडेड बाय 6, Q/6ε0। तो बहुत इजी है, Q/6ε0, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा इसमें अपने को मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। अ सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल R हैज अ चार्ज डेंसिटी रो, where rho equals to rho naught into 1 minus small r upon capital R for 0 to capital R. The electric field outside the ball. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द बॉल तो क्या होगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। सही। अब हमें यहाँ पे चार्ज नहीं गिवन है, चार्ज डेंसिटी गिवन है, तो चार्ज निकालना कौन सा बड़ी बात है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो चार्ज के लिए लिख सकते हैं डेंसिटी। देखो सुनिएगा एक सेकेंड, चार्ज निकालना है ना, तो हम क्या क्या करेंगे, डेंसिटी जो है ना वो होता है dQ/dV, यानी कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वो कंप्लीट स्फीयर के लिए भी होगा और छोटे से वॉल्यूम के लिए भी, स्मॉल वॉल्यूम के लिए भी वही होगा। तो हम पहले डेंसिटी इक्वल टू dQ/dV लिखेंगे, यहां से dQ निकालेंगे, रो इंटू dV। dV क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का रेडियस, यदि देखो एक और बात देखो, डायग्राम भी ड्रॉ कर लो। ये मान लो कि इसका डेंसिटी है, तो मान लो पॉइंट है ओ, सेंटर है O और इसका रेडियस है कैपिटल R। तो पहले मैं स्मॉल r रेडियस के स्फीयर के लिए यहाँ पर चार्ज निकालूंगा, और फिर उसके बाद में इंटीग्रेट करके कंप्लीट सरफेस के लिए चार्ज में कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप और हम ले लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस स्मॉल स्फीयर के लिए यदि हम वॉल्यूम लिखें तो वो आएगा, क्योंकि स्फीयर है तो 4/3πr³, और dV यदि मुझे चाहिए तो आएगा 4/3π, और r² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3r² और इंटू dr। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, तो dV की जगह लिख सकते हो 4πr² इंटू dr। dV का यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो dq आ जाएगा क्या, रो इंटू 4πr² इंटू dr। रो का वैल्यू पुट करिए आप, यहाँ पे रो का वैल्यू पुट करेंगे तो dq इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, रो का वैल्यू रो नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R मल्टीप्लाइड विद 4π स्मॉल r² इंटू dr, ठीक है। यहाँ से इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dq फिर इजीली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4π रो नॉट इंटू r² माइनस r³ डिवाइडेड बाय कैपिटल R dr। क्यों, यदि मुझे सॉल्व करना है, टोटल चार्ज पता करना है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू कैपिटल R 4π रो नॉट इंटू r² माइनस r³ डिवाइडेड बाय कैपिटल R इंटू dr। इंटीग्रेट करेंगे तो Q आ जाएगा यहाँ पे 4π रो नॉट, और इंटीग्रेशन इसका क्या बनेगा, देखो r² का बनेगा r³/3 और माइनस r³ का बनेगा r4/4 कैपिटल R, और लिमिट्स पुट करेंगे 0 टू कैपिटल R। और यदि आप यहाँ पे लिमिट्स पुट करते हैं तो एक सेकंड पहले मुझे स्पेस यहाँ पर बनाना पड़ेगा। हाँ देखिएगा,
देखिए यदि मैं यहाँ पर लिमिट्स पुट करता हूं तो Q इक्वल टू क्या बनेगा, देखिएगा Q इक्वल टू 4 पाई रो नोट कैपिटल R क्यूब बाई 3 और माइनस कैपिटल R4/4R, R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा Q इक्वल टू 4 पाई रो नोट इंटू, अब देखो एलसीएम आएगा 12 और यह आ जाएगा यहाँ पर 12 एलसीएम आएगा और यहाँ पर आएगा 4R क्यूब और माइनस 3R क्यूब, तो यहाँ पर बनेगा R क्यूब बाई 12 और 12 से 4 को कट करेंगे तो ये पूरा जो वैल्यू आएगा ना Q का, ये आएगा पाई रो नोट R क्यूब, पाई रो नोट R क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास Q का वैल्यू आया। ये Q का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा, ये Q का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो देखिए क्या इक्वेशन मिलेगा अपने को E का, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन, और R स्क्वायर भी रख लेता हूं इधर ही, तो यहां से Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है पाई रो नोट कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो नोट कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाय 12 एप्सिलॉन नोट R स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पहले क्यों निकालना है बस यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखिए क्या गिवन है। अ बॉडी of mass m and charge q is connected to a spring of spring constant k. It is oscillating along x direction about its equilibrium position, taken to be at x equals to 0 with an amplitude a and electric field E is applied along the x direction. Which of the following statement is correct? The total energy of the system is 1/2 mv square m omega square a square minus 1/2 q square e square upon k. एक्चुअल में अपने को क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कि एक स्प्रिंग के साथ में कोई मास अटैच है जिसका चार्ज है, ठीक है, और हमसे बोल रहे हैं कि यदि उसको कहाँ से डिस्प्लेस करा गया है, कहाँ से, x इक्वल टू 0 से, x इक्वल टू 0 के अबाउट ये ऑसिलेट करता है a एम्पलीट्यूड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हमसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या होगी 1/2 mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 1/2 kx स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे x और v का वैल्यू रखना है, तो क्योंकि एम्पलीट्यूड a है तो यहाँ पर v का मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड से यदि ये ऑसिलेशन कर रहा है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल एनर्जी TE, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 m, v मैक्स यहाँ पर होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन कर रहा है, तो v मैक्स यहाँ पर होगा और वो कितना होगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी यदि मुझे निकालनी तो x निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स QE और यहाँ पर kx, ठीक है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा QE अपॉन k, x आएगा QE अपॉन k, तो यहाँ पर QE अपॉन k रखेंगे यहाँ पे वैल्यू यहाँ पर, तो हमारा करेक्ट जो आंसर है ना, आप लोग देखिएगा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करके देख सकते हैं, ऑप्शन डी ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए 1/2 k और q स्क्वायर e स्क्वायर डिवाइडेड बाय k स्क्वायर, k से k कट जाएगा और ये हमारा आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए an electric dipole has a fixed dipole moment p vector, okay, which makes angle theta with respect to x-axis, okay, when subjected to an electric field E vector equals to I cap, it experiences a torque T1 vector equals to tau k cap, when subjected to another electric field √3 E1 j cap, it experiences a torque T2 vector equals to T1 vector। देखो
ऑल्दो कि हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग इसको ट्राई करिए और इसमें कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर डालिए कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। और जब आप ये आंसर डालेंगे ना तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये वीडियो यहाँ तक बच्चे देख रहे हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। यदि आप इसको कर लें तो अप्रिशिएबल है, और हम लोग इसको, यदि आप नहीं कर पाए तो फिर हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आई थिंक आप लोग समझोगे इस बात को कि आपका एक प्रकार से होमवर्क है। ठीक है, इसको आप ट्राई करिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं, ये देखिए, ये वाला भी आपको ट्राई करना है, ये वाला भी ट्राई करना है। फोर क्लोज सरफेस, गॉसेस लॉ पर बेस्ड है। फोर क्लोज सरफेस एंड करस्पॉन्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर शोन बिलो। लेट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस बी 5 1 5 2 5 3 5 4। देन देख लो, यहां पर आपको सरफेसेस गिवन है, मैं वो दिखा देता हूं। ये यहाँ पे 2q है, S1 सरफेस है, यहाँ पे q माइनस q जो जिन पर साइन नहीं लगा ना इसका मतलब प्लस है। ओके, और ये अलग सरफेस है S, ये देखो S1 S2 S3 S4, इन सब में चार्जेस हैं। आपको ये बताना है कि इनका फ्लक्स का क्या रिलेशन होगा आपस में। ठीक है, आपको ये बताना है किसका फ्लक्स ज्यादा होगा किसका कम होगा, और आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये देखो ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक, ये भी तुम्हारा होमवर्क है और तुम्हें ये करके देखना है। यदि तुम इसको कर लो, यदि तुम इसको कर लो तो अप्रिशिएबल है, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन यदि नहीं कर पाओ तो आप नो डालना कमेंट बॉक्स में और मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपके लिए आज की क्लास बेनिफिशियल रही होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम एक अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और PYQ आप लगाते रहिए और लगातार आप स्टडी को बना के रहिए, है ना। ओके, थैंक यू।